हेलो बेटा, जय केमिस्ट्री। आई होप आपने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना सीख लिया है। अब हम लोग सीखते हैं यार कि फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल बनता है कैसे, और इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करके हम किस तरीके से फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दैट व्हाट इज फ्री रेडिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डाल देंगे हम फ्री रेडिकल। क्या बेटा? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं फनी सा कि फ्री रेडिकल होता क्या है। ठीक, सपोज एक लड़का ए था, एक लड़का बी था। एक लड़के ए ने लाया बैट लाया, ठीक है, बैट लाया उसने, और बी ने लाया बॉल। ऑब्वियस सी बात है, बी फॉर बॉल तो बॉल लाएगा। और दोनों मिलकर क्या बेटा क्रिकेट खेलना चाहते थे। तो दोनों ने क्या किया, आपस में अपनी शेयरिंग की कि बैट की और बॉल की, और उन्होंने बोला कि चलो क्रिकेट खेलते हैं। बट क्या हुआ कि बहुत धूप आई। क्या हुआ? बहुत धूप आई, मतलब इतनी ज्यादा धूप आ रही थी कि अब यार दोनों पागल हो गए कि यार अब क्या किया जाए। बोले एक काम करते हैं, हम अपने अपने घर जाते हैं, अपने अपने घर जाते हैं। तो इसमें बेटा क्या दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यार दोनों क्या बोले कि यार जिसने जो चीज लाई थी वो अपनी चीज लेके वापस से निकल लो। तो ए बोलेगा कि यार एक काम करता हूं, मैं अपना जो बैट लेके आया था मैं वो बैट लेके जाता हूं। बी बोलेगा कि यार बी, ये जो फर्स्ट केस है इसमें क्या होगा, बी भी अपना बॉल लेके निकल जाएगा, है ना। पर सेकंड केस में क्या हो सकता है कि बी ए को बोले कि एक काम कर, तू ये बॉल भी रख बैट भी रख, अपन कल आके खेलेंगे। मतलब कि वो बोलता है कि एक काम कर, ये दोनों चीजें तू ही रख ले। हो सकता है ना, मतलब ए ने बैट भी रख ली और बॉल भी रख लिया, ये भी हो सकता है। और बी क्या हुआ, बी कुछ नहीं, बी ऐसे चुपचाप से निकल लिया, उसने कुछ अपनी चीज वापस लेके नहीं किया। तो दो केस है ना, ये दो केस बन सकते हैं। बस ऐसे ही कुछ एटम्स के बीच में होता है। एटम्स के बीच में ऐसे क्या होता है मैं बताता हूँ, सुनो तो बेटा। अब यहीं पे रेडिकल बनेगा, यहीं पे कार्बोकेटाइन कार्बन आयन सब बनने वाला है। अब पूरे अपने पूरी जितने भी आपके पास दिमाग में जितनी शक्ति है सब डाल के समझना है ये चीज। यहाँ पे बहुत सिंपल चीज है वैसे तो। सपोज कार्बन और हाइड्रोजन ने, कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और दोनों ने मिलकर क्या बनाया बेटा, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। क्या बनाया बेटा? एक कोवेलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। अब इस कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन किसके बेटा, कार्बन के, और एक इलेक्ट्रॉन किसके बेटा, हाइड्रोजन के। इतना समझ में आता है आपको। सपोज ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या बेटा, बॉन्ड है। ठीक, अब बात समझो। सपोज आपका एक थ्रेड है, थ्रेड है मतलब रस्सी आपके पास है। उस रस्सी रोप को आप क्या करना चाहते हो, ब्रेक करना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो। तो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी तो टूटेगा ना। सपोज दो मैग्नेट है वो आपस में चिपके हुए हैं, मतलब दोनों ने बीच में बॉन्ड बना के रखा हुआ है, तो दोनों को अलग करने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बस वैसे ही क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड हम बताते हैं ये क्या होता है, ये अट्रैक्शन फोर्सेस रिप्रेजेंट करता है। तो सपोज हमको ये बॉन्ड को क्या करना है बेटा, ब्रेक करना है, तो हमको क्या देना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, इतना समझ आता है आपको। क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। अब क्या होता है, वो एनर्जी आप कैसे दे सकते हो बेटा, आप मुझे बताओ। आपको मुझे एनर्जी देनी है तो आप क्या कैसे एनर्जी दोगे? क्या तो मुझे गर्म कर डालो, एकदम ओवन में डाल दो, गर्म कर दो मुझे एकदम, है ना। या फिर क्या करो, धूप में खड़ा करो, धूप की सनलाइट से मुझे एनर्जी मिल सकती है। मतलब हमको ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी वेवलेंथ, मतलब लाइट के थ्रू, लाइट की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। एक लाइट के ईच पैकेट को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। एक सबकी एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है बेटा, है ना। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, और क्या मैं कर सकता हूं, या मैं हीट कर दो। इस डेल्टा का साइन का मतलब होता है हीट करना। मतलब आप दोनों प्रोसेस में कोई भी प्रोसेस करके आप हीट कर दो या फिर लाइट के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करो, तो क्या होगा, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना था, ये बॉन्ड क्या होने वाला है, ब्रेक होने वाला है। अब ये ब्रेक दो टाइप से ब्रेक हो सकता है। ठीक बेटा, ये दो टाइप से ब्रेक होता है। एक होता है होमोलिटिक ब्रेकिंग, एक होता है होमोलिटिक ब्रेकिंग, और एक होता है हेटेरोलिटिक। अभी होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। होमोलिटिक का मतलब है सेम सेम। होमोलिटिक मतलब बॉन्ड टूटेगा बट उसका इफेक्ट दोनों पे सेम आने वाला है। हेटेरोलिटिक मतलब डिफरेंट, मतलब बॉन्ड टूटेगा बट दोनों पे इफेक्ट क्या आने वाला है, डिफरेंट। बात समझो। सपोज क्या आपके पास कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, पहला केस में आपको होमोलिटिक का समझा रहा हूं। होमोलिटिक में क्या होता है, देखो एक इलेक्ट्रॉन किसका है, यहाँ पे कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। तो ऐसा बॉन्ड ब्रेक होता है कि जिसमें क्या है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाता है और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये सिंगल एरो का मतलब क्या है कि इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने वापस ले लिया और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने वापस ले लिया। सिंगल एरो, इसको बोलते हैं फिश हुक एरो। क्या बोल रहा है, फिश हुक एरो। तो कार्बन पे क्या आ गया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया,
वैसे हाइड्रोजन पे क्या हो बेटा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आगे कहां से, ये जो उन्होंने एक्सेप्ट किया वो देखो बड़ा सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आया, और ये इलेक्ट्रॉन इसने कहीं से एक्स्ट्रा गेन नहीं किया, ये इसका खुद का इलेक्ट्रॉन जो उसने बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर रखा था उसने वो वापस ले लिया। इट्स लाइक कि उसने बैट कहीं और से नहीं लेके आया, वो इस वाले जो एग्जांपल में बैट किसी और ने नहीं दिया, उसने अपना खुद का बैट जो शेयरिंग में दिया था वो लेके जा रहा है। बस वैसे ही क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में था उसने बोला कि मैं लेके जाता हूँ, तू भी अपना लेके जा। ठीक, तो ऐसी जो ब्रेकिंग होती है, ऐसी जो ब्रेकिंग होती है, होमोलिथिक ब्रेकिंग होती है जो बॉन्ड की, तो ये जो बेटा ये जो सिंगल अनपेड इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीशीज बनती है, ये कार्बन रेडिकल, एच रेडिकल, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं बेटा, फ्री रेडिकल। तो ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्री रेडिकल। तो सिंस ये कार्बन के ऊपर रेडिकलेशन को क्या बोलेंगे, सो कार्बन फ्री रेडिकल। हाइड्रोजन पे रेडिकल जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। सिंपल सी बात है। तो ये जब भी होमोलिटिक ब्रेकिंग होती है बॉन्ड की, तो क्या बनते हैं बेटा, रेडिकल्स बनते हैं। सिंपल सी बात, बहुत कुछ नहीं। देखो एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल, एक एटम ए और एक एटम बी है, दोनों को क्या हुआ, एनर्जी प्रोवाइड किया आपने बॉन्ड में, ये इस तरीके से टूट गया। होमोलिटिक कैसे पहचानते हो, होमोलिटिक इस तरीके से फिश शो एरो, मतलब सिंगल हेडेड एरो, तो क्या होगा, ए रेडिकल बन गया और बी भी रेडिकल, मतलब फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात। हेटेरोलिकिंग ब्रेकिंग में क्या होता है बेटा, देखो सपोज आपके पास एक कंपाउंड है H और F, जैसे मैंने यहाँ पे CH बॉन्ड की बात की थी, मैंने यहाँ पे HF की बात करता हूँ। ठीक है, अब HF की हमने बात की, तो HF में क्या हुआ, सपोज हम मानते हैं हेटेरोलिटिक ब्रेकिंग होने वाली। हेटेरोलिटिक का मतलब क्या होता है कि इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का। तो ये क्या बोलता है बेटा, एक मिनट रुक जरा, अपन क्या करेंगे, अपन बोलेंगे कि यार एक इलेक्ट्रॉन नहीं तू ले, तू दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले, मतलब इस बॉन्ड के अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो तू गेन कर, और मैं जा रहा हूं यहां से। अब बात समझो, इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का भी था, एक इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन का था। चलो अगर खुद का ले रहा है इलेक्ट्रॉन तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसने एक हाइड्रोजन का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो फ्लोरीन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए चार्ज क्या बेटा, -1 चार्ज आ गया। वही हाइड्रोजन ने बेटा एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जिसने पार्टिसिपेट करवाया था वो लॉस कर दिया, तो क्या बन गया बेटा, H पॉजिटिव बन गया और F नेगेटिव बन गया। ठीक, तो आप देख सकते हो कि अगर आपका इस तरीके से अगर आप हेटेरोलिटिक ब्रेकिंग करवाते हो तो रेडिकल्स बनते हैं, अगर आप होमोलिटिक ब्रेकिंग में रेडिकल्स बनते हैं, और हेटेरोलिटिक ब्रेकिंग में बेटा क्या बनते हैं, हमारे आयंस बनते हैं। जैसे कि ये बन गया बेटा क्या, ये हमारा कटायन बन गया, ये बन गया अनायन पार्ट बन गया। सिंपल सी बात है, याद रखना ये चीज कि होमोलिटिक ब्रेकिंग से क्या बनता है बेटा, ये बनता है। और वो ब्रेकिंग के लिए एनर्जी हम किससे प्रोवाइड कर सकते हैं, या तो सनलाइट के थ्रू, उसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, नॉट सनलाइट, लाइट की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, मतलब एक एनर्जी फाइंड कर लो, उस एनर्जी पर्टिकुलर की उतनी वेवलेंथ की लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं मॉलिक्यूल पे, तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। या फिर उसको हीट कर दो, सिंपल से काम, हीट करो, एनर्जी मिलेगी, बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, और वो आपको कितना लाइट, कितनी हीट, वो फाइंड करने की जरूरत नहीं। तो हम समझ गए कि फ्री रेडिकल होता क्या है, समझा गया था। चलो अब फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखते हैं कि होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और ये सारी जो चीजें हमने डिस्कस करी ये हम लोग लिखते हैं। चलो पहले तो हम लिखते हैं कि इट इज फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ठीक बेटा, एग्जांपल ले लेते हैं। इसको एग्जांपल लेने में क्या दिक्कत है, जैसे सपोज आपके पास इस तरीके से एक मॉलिक्यूल है, CH4 का एक मॉलिक्यूल। ठीक, CH4 के कोई भी एक मॉलिक्यूल में आप बॉन्ड को इस तरीके से दिखाओ कि सपोज इसको हमने H न्यू, या फिर सपोज उसको मैंने हीट प्रोवाइड की, कुछ भी प्रोवाइड किया, तो क्या हुआ, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो गया। इसको बोलते हैं फिश होल एरो, मतलब सिंगल हेडेड एरो का मतलब है कि सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। अगर मैं डबल हेडेड एरो बनाऊं तो उसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा ये CH3 रेडिकल, और साथ में हमको क्या मिल जाएगा, एक H रेडिकल। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्री रेडिकल। ठीक, सिंपल सी बात है, फ्री रेडिकल होता है। अब भाई बात समझो, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूं मैं, कैसे बनेगा, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन के एटम अभी भी हैं, और इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा जिसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, जो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन हमने रिप्रेजेंट किया ना डॉट से, तो रेडिकल हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होगा, एम्प्टी प्योर पी ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो याद रखने से कार्बोकेटाइन के केस में कैसे प्योर पी ऑर्बिटल खाली था, तो यहाँ पे ऑर्बिटल खाली नहीं होता, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। वही एक इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये जो उसको ये बॉन्ड ब्रेक करने के बाद मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना, ये इसका मतलब इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं।
और आप सब जानते हैं कि CH3 रेडिकल इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है बेटा sp2, क्योंकि आप देख सकते हो नॉर्मल CH3 रेडिकल, नॉर्मल रेडिकल कार्बन रेडिकल का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, ठीक है। जो CF3 रेडिकल होता है उसका sp3 होता है, क्यों होता है वो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, पढ़ लेंगे, ठीक है। अब यहां देखो कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन स्टेट क्या होगा बेटा इसकी sp2, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब 3 अपने पास स्टेरिक नंबर मतलब sp2, अगर sp2 है मतलब ट्रायगोनल प्लेनर। तो ये सारी चीजें हम लिखते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेंगे इस तरीके से, रेडिकल का स्ट्रक्चर लिखेंगे हम कि रेडिकल दिखता कैसे, ये सपोज x y और z इस तरीके से इसके पास दो, ये p ऑर्बिटल खाली होता है, इसमें क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। अरे बात समझो बेटा, बात समझो, ये बॉन्ड के अंदर कार्बन का इलेक्ट्रॉन था जिसने वापस लिया उसने, तो एक बात बताओ, अगर वो खुद का इलेक्ट्रॉन वापस लेता है तो क्या उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव? नहीं। अगर वो किसी और से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेता है तब नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो याद रखना हमेशा जो रेडिकल्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, वो हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलो इसके बारे में चीजें लिखते हैं। हमने अभी देखा कि ये जो रेडिकल होता है वो कौन सा हाइब्रिडाइज होता है बेटा, प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है ये, ठीक बेटा। अब sp2 क्यों, 3 सिग्मा बॉन्ड हमको नहीं पता है, अगर वो sp2 तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा, ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक बेटा। उसके बाद देखो बेटा एक और चीज लिख लो कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि उसने खुद का इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो नो चार्ज ऑन रेडिकल, ठीक बेटा। ये सारी चीज लिख लो, छोटी छोटी चीजें, नो चार्ज ऑन रेडिकल। उसके बाद क्या बेटा, अब एक बात समझो, CH3 रेडिकल की अगर मैं बात करूं तो बेटा CH3 रेडिकल आप देख सकते हो इस तरीके से C X Y Z, और इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। देखो बेटा इसके पास टोटल सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन अगर मैं देखना चाहूं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन इन सराउंडिंग ऑफ कार्बन एटम, मतलब इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट है भी नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट के लिए, 7 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये क्या बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, क्या बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब एक बात समझो बेटा, कि जो रेडिकल है, एक बात समझो, क्या ये रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? बहुत सिंपल सी बात है, अगर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और कोई एक एक्स एटम है जो उसको 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ना, लोन पेयर मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक बात बताओ, क्या 3 बॉन्ड बनाएगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड बनाएगा सिग्मा? नहीं बनाएगा ना। तो बस याद रखना कि ये लुईस एसिड नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये क्या कर सकता है, रेडिकल हमेशा क्या करता है, रेडिकल रेडिकल के साथ ही कंबाइन होकर बॉन्ड बनाता है। हमेशा याद रखना है कि रेडिकल रेडिकल के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है बेटा, बॉन्ड बनाता है। तो ये चीजें याद रखनी है हमको, कि ये एक्सेल लिख देंगे हम लोग कि लुईस एसिड नहीं होता है, लुईस एसिड नहीं होता, पर ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला है, ठीक है बेटा। तो ये क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल की राइट कर सकता है, ठीक। इलेक्ट्रोफाइल क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, इलेक्ट्रॉन से प्यार का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, तो इसको हम इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं, ठीक। अब एक बात समझना, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन, और आप देख सकते हो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब भी किसी स्पीशीज में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है या ऑड मॉलिक्यूलर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, वेरी गुड बेटा, क्या, पैरामैग्नेटिक नेचर। कैसा, पैरामैग्नेटिक। तो ये याद रखना कि फ्री रेडिकल्स कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। क्यों? इसका रीजन लिखना, ले तो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, एक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, सिंपल सी बात बेटा। अब ये सारी चीजें तो हमने देख ली, अब हम लोग रिलेशन बिल्डअप करते हैं कि रिलेशन क्या है भाई इसका, इस चीज का रिलेशन क्या है। पॉज करके लिख तो लिया था ना वैसे। एक बात समझो, बात समझा रहा हूं, उसके बाद रिलेशन आपको बताऊं। कार्बन एक्स वाई जेड, यहां क्या हमारे पास ऑर्बिटल ऑर्बिटल, जो बोलना बोलो, मतलब क्या ये जो कार्बन है ये क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्या बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक।
अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब ये वापस से सेम किसकी तरह, कार्बोकटायन की तरह, बट कार्बोकटायन जितना उतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा उससे रिच है। क्यों? तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब एक बात समझो, अगर ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो अगर ये जो एक्स वाई जेड ग्रुप है, अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करवाएंगे तो उसको क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कराने को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लस आई इफेक्ट। मतलब अगर एक्स वाई जेड अगर प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप हैं तो वो उसको स्टेबल करेंगे, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे। अगर एक्स वाई जेड अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के तो उसको अनस्टेबल करेंगे। तो याद रखना है कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, ये वापस से एकदम अच्छे से, फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, प्लस आई इफेक्ट के। ठीक है, और वापस से सेम कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट। तो ये दोनों रिलेशन हमको एकदम अच्छे से बॉक्स में डाल के लिखना है और फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो जल्दी से बेटा छाप लो जितना लिखा है। ठीक है बेटा, चलो अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन दैट कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। अब आपको समझ में आ गया ना कि कैसे करना है। जो कार्बोकटायन का जैसे हम लोग देख रहे थे ना वैसा सेम, क्योंकि ये भी क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप इसको स्टेबल करेंगे और माइनस आई वाले इसको अनस्टेबल करेंगे। तो जल्दी जल्दी से हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। क्वेश्चन क्या बेटा, compare the stability of free radical। ठीक, चलो हो जाओ जल्दी जल्दी से, पॉज करके करना, मैं एकदम एक साथ सबका बताऊंगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। रेडिकल को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, डॉट से रिप्रेजेंट किया था उसको इस तरीके से। ठीक, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपेयर करो। ये कंपेयर करो। कंपेयर करो। आपको ये सोचना नहीं कि रेडिकल बन कैसे रहा है यहाँ पे, आपको सिंपली बस रेट और स्टेबिलिटी कंपेयर करनी। ठीक है, चलो चलो लोगों, कंपेयर करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बिना से तो बताने वाले हैं ना, और खुद से ट्राई करो बेटा। तो ये जो खुद से सॉल्व करे तो मजा आता है ना, वो कहीं से मजा नहीं आता ऐसा। ठीक, जो स्ट्रक्चर है कि बिल्कुल डरना नहीं है। स्ट्रक्चर तो ऑर्गेनिक में ऐसे कितने ही बड़े बना लो आप, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक, देखो जहां पे मैं आपको 3 मॉलिक्यूल का सेट दे रहा हूं ना, तो वहां पे प्लीज आप लोग अपने एंड से ही क्या करोगे, हाँ अपने एंड से ही खुद 1 2 3 लिख के ऑर्डर लिख लेना। ठीक, तो ये 7 क्वेश्चन हो गए। 8 क्वेश्चन याद देता हूं मैं आपको। रेडिकल पूरी यहां लगा दिया मैंने।
रेडिकल फ्लोरीन थोड़ा दूर लगा दिया मैंने, और सेम रेडिकल और फ्लोरीन लगा दिया और थोड़ा दूर। ठीक, ये कंपेयर करो। और तो 9th वाला भी देता हूँ यहाँ पे मैं आपको। ये रेडिकल है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन है। ठीक, चलो 9 क्वेश्चन दिए, जल्दी से अटेंड करो। पार्ट दे देता हूँ 10वां, यहाँ पे पूरा भारी देते ना जिसको। यहाँ पे लगा दिया मैंने। जल्दी पॉज करेगा बेटा, देखो इतने सारे क्वेश्चन दिए मैं आपको। ठीक, चलो जल्दी से पॉज करेगा करो, मैं डिस्कस करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाओ। स्टार्ट करूँ मैं, आप लोग पॉज करके फिर देखेंगे। ठीक, यहाँ 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। हम सब जानते हैं 3 डिग्री कार्बन मोस्ट स्टेबल था, क्योंकि इसके पास देखो 3 कार्बन इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो तीनों प्लस आई, तो सबसे स्टेबल ये, फिर ये, क्योंकि ये है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री। जैसे बेटा ठीक है बेटा, तो देखो अब यहाँ पे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री तो हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो जितने ज्यादा प्लस आई के ग्रुप होंगे उसको ज्यादा स्टेबल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे CH3 शो करेगा प्लस आई, ये शो करेगा बेटा माइनस आई, और हम सब जानते हैं कि रेडिकल को स्टेबल करना है तो प्लस आई चाहिए, माइनस आई नहीं चाहिए, तो ये हमारा मोस्ट स्टेबल। यहाँ पे पीएच और CCl3 आपको पता होना चाहिए कि CCl3 इज मोर इलेक्ट्रो विड्रॉइंग देन आपका नॉर्मल पीएच, तो बेटा इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है बेटा, तो छोटी छोटी बातें हम लोग को याद रखनी है। क्यों, देखो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन के पास 3 क्लोरीन एटम अटैच है, तो 3 क्लोरीन कार्बन को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेंगे, तो यहाँ पे जो कार्बन इससे चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पुल कर रहा होगा वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दे ये नॉर्मल वाला बेंजीन वाला कार्बन। पीएच का मतलब क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग। ठीक है, अब ये वाला भी हम अभी को कर लेते हैं कि फ्लो में करते हैं। ठीक है, फ्लो में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वाला CF3 CH3, ये हमारा माइनस आई वाला ग्रुप है, ये प्लस आई वाला है, तो प्लस आई स्टेबल करेगा, माइनस आई डिस्टेबल करेगा। अब हम देखो यहाँ पे नंबर डालता हूं 1 2 3। अब हम सबको पता है ये प्लस आई का ग्रुप है, NO2 माइनस आई का ग्रुप है, NO माइनस आई का ग्रुप है। ऑर्डर याद होना है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। याद रखो, देखो प्लस आई स्टेबल करेगा तो 2 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद कौन सा वाला बेटा 1 की थर्ड वाला, वेरी गुड, 1 वाला तो लीस्ट स्टेबल, क्योंकि NO2 का माइनस आई NO से बहुत ज्यादा होता है, तो 3 फिर 1, तो ये हमारा ऑर्डर आएगा 2 3 1। ठीक है बेटा, यहां देखो यहाँ पे रेडिकल का डिग्री है 3, यहाँ पे रेडिकल की डिग्री है 1, तो रेडिकल की डिग्री 3 मतलब 3 डिग्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, तो ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा। ठीक, अब यहां देखो बेटा, यहाँ पे ये जो ग्रुप लगा हुआ है इथाइल ग्रुप, ये इसको शो करेगा प्लस आई, फ्लोरीन लगा हुआ है माइनस आई, यहाँ पे भी ये क्या बेटा माइनस आई, तो बेटा इसके पास सारे प्लस आई के ग्रुप है, ऑब्वियसली बात है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इसको नंबर देता हूं 1 2 3, तो सबसे ज्यादा स्टेबल बेटा रेडिकल कौन, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 में कंपेयर करना, देखो बेटा इसके बाद माइनस आई, इसके बाद माइनस आई, और दोनों माइनस आई ग्रुप कौन सा है, फ्लोरीन। पर हमको पता है कि माइनस आई का ग्रुप जितना पास में रहता है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो डिस्टेंस क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, जितना डिस्टेंस दूर जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो बात समझो कि ये इट्स लाइक कि आपको एक बंदा मारने आ रहा है, आपकी मौत आपके सामने खड़ी है और आपकी मौत आपसे 2 किलोमीटर दूर खड़ी है, तो आप ज्यादा स्टेबल कब होगे, जब 2 किलोमीटर दूर खड़ी है ना आपकी मौत। तो वैसे ही यहाँ पे भी, तो फ्लोरीन यहाँ पे देखो सेकंड कार्बन पर अटैच है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पर अटैच है रेडिकल के जस्ट, तो ये सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल, फिर ये थोड़ा मोस्ट स्टेबल, तो 1 के बाद आएगा 3, फिर आएगा बेटा 2। याद रखना ये डिस्टेंस वाला फैक्टर। यहाँ वापस से सेम, मौत जस्ट पास में खड़ी है, मौत थोड़ी दूर खड़ी है, मौत बहुत दूर खड़ी है, तो ज्यादा स्टेबल कब होगा, जब मौत बहुत दूर खड़ी होगी ना। वैसे ही तीनों माइनस आई का है, बट ये वाले पे माइनस आई में रिलेटिवली थोड़ा कम होगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा इस तरीके से। ये चीजें याद होनी चाहिए आपको। याद क्या है, बहुत सिंपल कॉमन सेंस की बात है। इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई वाला, जितना माइनस आई पास में होगा वो उतना ज्यादा उसको अनस्टेबल करेगा, क्योंकि रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। माइनस आई का ग्रुप जितना उसके पास होगा वो उसको और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा। ठीक है बेटा, यहाँ देखो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हम सब जानते हैं, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन देन आयोडीन,
तो माइनस आई, तीनों तो माइनस आई शो करने वाले हैं, तीनों माइनस आई शो करेंगे, पर सबसे ज्यादा माइनस आई क्लोरीन शो करेगा, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। तो ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये हो गए सारे कवर। अब ये NF3 वाले में देखो बेटा, ये NF3 पॉजिटिव लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन पे 3 फ्लोरीन, बहुत गंदे तरीके से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज भी आ चुका है। तो मैं नंबर 2 इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 और नंबर 3, तो बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बेटा देखो, यहाँ पे तो ये प्लस आई का ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे ये माइनस आई का ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी ये माइनस आई का ग्रुप लगा हुआ है। सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड वाला होगा, हम सब जानते हैं क्यों, हाँ वेरी गुड, क्योंकि प्लस आई ग्रुप है। इसमें और उसमें कंपेयर करना देखो बेटा, नाइट्रोजन पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल, इसकी माइनस आई की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, इसकी माइनस आई की स्ट्रेंथ थोड़ी उससे रिलेटिवली कम। तो बेटा इसके बाद आएगा नंबर 3 और उसके बाद आएगा नंबर 1। नंबर 1 लास्ट में क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई उतनी ज्यादा उसकी क्या बेटा अनस्टेबिलिटी होगी, स्टेबल नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो उसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, लेने नहीं है उससे। ठीक है, तो ये फैक्टर दिमाग में याद रखना। ये सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज करते रहने हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय केमिस्ट्री।